नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। नागालैंड के मुख्यमंत्री का चुनाव आज। राज्यपाल ने मंजूर किया टीआर जेलियांग का इस्तीफा। सांसद नेफ्यू रियो रेस में आगे। विश्वास मत के दौरान सदन के घटनाक्रम पर तमिलनाडु के राज्यपाल ने मांगी रिपोर्ट। मरीन तट पर बिना इजाजत प्रदर्शन पर स्टालिन पर एफआईआर। डीएमके का 22 फरवरी को जिला कार्यालयों में भूख हड़ताल का ऐलान। उत्तर प्रदेश के तीसरे दौर में 61% से ज्यादा मतदान। फतेहपुर रैली में प्रधानमंत्री के बयान की कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत कई दलों ने की आलोचना। चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग। बीएमसी समेत महाराष्ट्र के 10 स्थानीय निकायों के लिए चुनाव की तैयारियां पूरी। कल डाले जाएंगे वोट। 25 साल बाद शिवसेना और बीजेपी आमने सामने। अफ्रीकी देशों के साथ संबंध मजबूत करने पर भारत का जोर। रवांडा के राष्ट्रपति और सीनेट के अध्यक्ष से राष्ट्रपति की आज मुलाकात। राजधानी किगाली में उच्चायुक्त कार्यालय खोलने का ऐलान। नागालैंड के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री टीआर जेलियांग का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। वहीं सत्तारूढ़ नगा पीपल्स फ्रंट के एकमात्र लोकसभा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो को ज्यादातर विधायकों का समर्थन मिलने की खबर है। ऐसे में रियो को नए मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे आगे माना जा रहा है। नागालैंड के मुख्यमंत्री टीआर जेलियांग ने पद छोड़ने का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी बयान में इसकी पुष्टि की गई है। राज्य के निकाय चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण देने के खिलाफ नगा गुटों के हिंसक आंदोलन के बाद से ही जेलियांग के खिलाफ बगावती सुर उठने लगे थे, जिसके बाद उन्होंने ये कदम उठाया। पीटीआई ने आधिकारिक सूत्रों के हवाले से बताया है कि राज्यपाल पीबी आचार्य ने जेलियांग का इस्तीफा मंजूर भी कर लिया है। I met the legislators and tomorrow when the chief minister come back, then we'll take a collective decision. हम लोग चीफ मिनिस्टर को आके साथ में सब मिलाकर बात करेगा, मेन फैसला। आज नगा पीपुल्स फ्रंट विधायकों की बैठक में नए नेता का चुनाव होगा। इससे पहले 11 बजे डेमोक्रेटिक अलायंस ऑफ नागालैंड की बैठक भी होगी। पीटीआई के मुताबिक एनपीएफ अध्यक्ष डॉक्टर शुरहोजेली को सिर्फ 3 विधायकों का समर्थन हासिल है। विधानसभा अध्यक्ष चोतिसो साजो पार्टी अध्यक्ष के साथ बताए जा रहे हैं। वहीं 60 सदस्यीय विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो के पास 49 विधायकों का समर्थन है। इनमें 8 निर्दलीय विधायक भी शामिल हैं। सेम तो चेंज करना पड़ेगा। कौन होगा? मे बी रियो कंफर्म है, अभी चेंज होगा। सब नेफ्यू रियो को सपोर्ट कर रहा है। सपोर्ट कर रहा है। कंफर्म है ये कि आपकी न्यू मिनिस्टर सीएम ऑफ नागालैंड नेफ्यू रियो ये कंफर्म है। यस। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि प्रत्येक पक्ष का संख्या बल तभी स्पष्ट हो सकेगा जब आज बैठकें हो जाएं। असम के काजीरंगा के एक रिजॉर्ट में मौजूद विधायक कोहिमा पहुंचने लगे हैं। एनपीएफ सूत्रों के मुताबिक रियो और जेलियांग दोनों ने शनिवार को दिल्ली में गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की थी, लेकिन ब्यौरे का खुलासा करने से इनकार कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उधर तमिलनाडु के राज्यपाल सी विद्यासागर राव ने मुख्यमंत्री ईके पलानीसामी के बहुमत साबित करने के दौरान विधानसभा के सदन में हुए घटनाक्रम पर रिपोर्ट मांगी है। रविवार को राज्यपाल ने विधानसभा सचिव से मामले की तथ्यात्मक जानकारी पेश करने के लिए कहा है। शनिवार को विश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया के दौरान भारी गतिरोध के चलते विधानसभा अध्यक्ष ने डीएमके के विधायकों को सदन से बाहर निकलवा दिया था। इससे पहले विधायकों ने सदन में तोड़फोड़ भी की थी। डीएमके कार्यकारी अध्यक्ष एमके स्टालिन ने राज्यपाल से मुलाकात कर शनिवार की कार्यवाही को अवैध घोषित करने की मांग की थी। और अब चुनाव से जुड़ी कुछ अहम खबरें। उत्तर प्रदेश में रविवार को तीसरे दौर का चुनाव खत्म हो गया है। कल हुए मतदान में 61.16% वोट पड़े। इसके साथ ही 826 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। राज्य में तीसरे दौर के मतदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला।
सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। क्या युवा, क्या महिला और क्या बुजुर्ग, सभी अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। सरकार से केवल अपेक्षा ये होती है कि जो जन सामान्य की सामान्य जो आवश्यकताएं होती हैं उनकी अपेक्षा को खरा उतरे। यही सरकार हर व्यक्ति चाहेगा, हर मतदाता चाहेगा। जो युवाओं के बारे में सोचे और जो बेरोजगारी को दूर करे, मैं ऐसी सरकार को चुनना चाहता हूँ। ये वोट देना हमारा अधिकार है। जो हमें डेवलपमेंट जो दिखा अपने अनुसार, जो भी हमें दिखा, जो भी हमें सबसे अच्छा लगा, जिसका हमें लगा यूपी पे अच्छा असर होगा, डेवलपमेंट होगा उससे, उसी को हमने वोट दिया। इस दौरान मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। इस दौर में 25,606 मतदान केंद्रों पर सुरक्षा का जिम्मा स्थानीय पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बलों ने संभाला। इसके साथ ही 826 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई, जिनमें 105 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। I would like to take this opportunity to compliment the entire machinery from Chief Electoral Officer UP downwards, right to the Safai Karmcharis, to the peons, to the MTS staff who have been working day and night to ensure this success. My special compliments also to all ranks of police forces. इस दौर में कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। इसमें जसवंत नगर से शिवपाल यादव, हरदोई से नरेश अग्रवाल के बेटे नितिन अग्रवाल, लखनऊ मध्य से बीएसपी के बागी ब्रिजेश पाठक, लखनऊ कैंट से कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आई रीता बहुगुना जोशी और उसी सीट पर अपर्णा यादव जैसे चर्चित चेहरों पर सबकी नजरें हैं। इससे पहले प्रदेश में पहले दौर की 73 सीटों पर 64% से ज्यादा मतदान हुआ था, जबकि दूसरे दौर की 67 सीटों पर 65% मतदान हुआ था। नतीजों का ऐलान 11 मार्च को होगा। कृति मिश्रा और रविंद्र सिंह शोरान के साथ अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। तीसरे दौर में मतदान केंद्रों पर आम लोगों के साथ साथ खास लोग भी मतदान करने पहुंचे। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव और डिम्पल यादव ने सैफई में मताधिकार का इस्तेमाल किया, तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती और गृह मंत्री राजनाथ सिंह और उनके बेटे पंकज सिंह, कलराज मिश्र और केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने लखनऊ में वोट डाला। राज्य के तीसरे चरण के चुनाव में कई हस्तियों ने मतदान किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इटावा में अपने पैतृक गांव सैफई में मतदान किया। इस मौके पर उन्होंने पार्टी के भीतर किसी भी अंदरूनी कलह से साफ इनकार किया। अखिलेश यादव ने फिर से सत्ता में वापस आने का दावा किया। मैं ये कह सकता हूँ, जिस तरीके से पहले चरण में समाजवादी आगे रही, दूसरे चरण में समाजवादी आगे है, ये तीसरा चरण भी है जिसमें समाजवादी पार्टी आगे रहेगी। वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता मुलायम सिंह यादव भी वोट डालने सैफई पहुंचे। इसके अलावा मुलायम सिंह के परिवार के दूसरे सदस्यों ने भी यहां मतदान में हिस्सा लिया। इधर बीएसपी प्रमुख मायावती ने लखनऊ में वोट डाला। उन्होंने भी जीत का दावा किया। बहुजन समाज पार्टी वोट के मामले में नंबर 1 पर रहेगी और आगे जितने भी चरण बचे हैं उन सभी चरणों में बहुजन समाज पार्टी नंबर 1 पर रहेगी और बहुजन समाज पार्टी की अकेले ही अपने बलबूते पर सरकार बनने के लिए जा रही है। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री राजनाथ सिंह, कलराज मिश्र और केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने लखनऊ में वोट डाला। 11 मार्च को प्रतीक्षा करो, उस दिन सब दूध का पानी का पानी। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में मतदान हो रहा है। नतीजों का ऐलान 11 मार्च को होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान के लिए चुनाव आयोग ने इस बार बेहद खास इंतजाम किए। पहली बार पोल डे मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके निगरानी की गई। इस सॉफ्टवेयर के जरिए आयोग ने सभी मतदान केंद्रों की सीधे लखनऊ में रियल टाइम मॉनिटरिंग की। इसके लिए सभी पोलिंग केंद्रों पर डिजिटल कैमरा, वीडियो कैमरा और वेब कैमरे लगाए गए। उत्तर प्रदेश में 3 दौर के मतदान के बाद अब चौथे दौर के लिए चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को फतेहपुर में रैली करके पार्टी के पक्ष में हवा बनाने की कोशिश की। इस मौके पर उनके निशाने पर सपा कांग्रेस गठबंधन रहा। पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। राज्य में चौथे दौर का चुनाव प्रचार जोरों पर है। इसी सिलसिले में रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फतेहपुर में रैली को संबोधित किया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन पर तंज करते हुए नरेंद्र मोदी ने इसे डूबने वाला गठबंधन बताया। भारी प्रचार करने वालों को भी लगा कि 5 साल बीत गए,
जनता का विश्वास टूट चुका है। अब करे क्या? उन्होंने सोचा तू भी डूब रहा है, तू भी डूब रहा है, अरे चलो यार जरा हाथ पकड़ ले, साथ बच जाए। लेकिन पहले ही दिन पता चला कि रास्ता बड़ा कठिन है। प्रधानमंत्री ने राज्य की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था नहीं होने की वजह से यहाँ के लोग सुरक्षित नहीं हैं। अगर कानून व्यवस्था नहीं है तो ईमानदार इंसान जी पाएगा। अगर कानून व्यवस्था नहीं है तो सामान्य मानवी की जिंदगी सुरक्षित रहेगी। भाइयों बहनों, अगर कानून व्यवस्था ठीक नहीं है तो कोई पूंजी निवेश नहीं आएगा। अगर कानून व्यवस्था ठीक नहीं है तो कल कारखाने नहीं लगेंगे। अगर कानून व्यवस्था ठीक नहीं है तो उद्योग नहीं लगेंगे, रोजगार नहीं मिलेंगे। उत्तर प्रदेश में 3 दौर का मतदान पूरा हो चुका है। अब सबकी निगाहें चौथे दौर के मतदान पर लगी हैं। फतेहपुर में प्रधानमंत्री की रैली के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इसी रैली में धार्मिक आधार पर भेदभाव वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की समाजवादी पार्टी, कांग्रेस समेत कई दलों ने तीखी आलोचना की। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने इसे लेकर चुनाव आयोग से शिकायत करने की बात कही है। गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में स्मशान भी बनना चाहिए। अगर रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली में भी बिजली मिलनी चाहिए। अगर होली पे बिजली मिलती है तो ईद पर भी बिजली मिलनी चाहिए। भेदभाव नहीं होना चाहिए। सरकार का काम है। फतेहपुर रैली में प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान पर समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दलों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। समाजवादी पार्टी ने प्रधानमंत्री पर प्रदेश की जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया और इस मामले में चुनाव आयोग से शिकायत करने की बात कही। समाजवादी सरकार ने जहां कब्रिस्तान के लिए बजट में व्यवस्था की है, वही शमशान के लिए भी की है। अगर वो रमजान के लिए बिजली की व्यवस्था है, वही मुख्यमंत्री जी ने दिवाली के लिए भी की है। और सबको मालूम है ये बात। इलेक्शन कमीशन में तो जा रहे हैं। बिल्कुल जाएंगे, क्योंकि उन्होंने वर्ग विशेष का उल्लेख भी आज अपने भाषण में किया है, जबकि आज वोटिंग का दिन था। तो ये कौन सी भाषा और कौन सी विचारधारा है, वो आप बेटे रिकॉर्ड कर लेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने भी प्रधानमंत्री के बयान की तीखी आलोचना करते हुए चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की है, तो एनसीपी ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। चुनाव आयोग को इसका कड़ा नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि अभी हाल में दिए गए उनके निर्देश का स्पष्ट उल्लंघन है। हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग इस पर कार्रवाई करेगा। एक तरफ तो वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन जब बात करते हैं तो भेदभाव की बात करते हैं। तो ये दुखद बात है, देश का प्रधानमंत्री इस संकीर्ण विचारधारा रखता हो और हर चीज को एक सांप्रदायिक के आईने से देखता हो, एनेक्स से देखता हो, तो ये दुखद बात है हमारे देश के लिए। दूसरी तरफ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने भी ट्वीट कर प्रधानमंत्री के बयान पर पलटवार किया है, तो सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने प्रधानमंत्री मोदी पर बंटवारे की राजनीति करने का आरोप लगाया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री के आरोपों का जल्दी कांग्रेस सपा गठबंधन की तरफ से जवाब आ गया। झांसी में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए नरेंद्र मोदी पर आरोपों की झड़ी लगा दी। झांसी में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को सुनने बड़ी तादाद में लोग पहुंचे। दोनों नेताओं के निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पलटवार करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि अच्छे दिन वालों ने सबको लाइन में लगा दिया। कई लोगों की लाइन में लगे लगे जान चली गई। पसीने पहुंचने के लिए जरूरत पड़ जाए रुमाल की, तो सोचो उत्तर प्रदेश की जनता कितना पसीना छुटवाएगी 7 चरणों बाद, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इस बार सबक सिखाएंगे। इन लोगों ने लाइन में लगाया लोगों को, इस बार फिर लोग लाइन में लगेंगे और इनके खिलाफ मतदान देकर के इनको सबक सिखाने का काम करेंगे। वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने किसानों की कर्ज माफी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को कर्ज माफी के लिए उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं, चाहे तो कर्ज माफ कर सकते हैं। मोदी जी, आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं। अगर आप किसान का कर्जा माफ करना चाहते हो, आप जाओ रेसकोर्स रोड में, अपनी कैबिनेट मीटिंग बुलाओ और उस कैबिनेट मीटिंग में आप निर्णय ले लो, उत्तर प्रदेश का, बाकी हिंदुस्तान के किसान का आप कर्जा माफ कर दो। आपको उत्तर प्रदेश के चुनाव जीतने की कोई जरूरत नहीं। उत्तर प्रदेश में 3 दौर के मतदान के बाद अब राजनीतिक पार्टियां चौथे दौर के मतदान के लिए अपने पक्ष में हवा बनाने में लगी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इधर बीएसपी प्रमुख मायावती ने हमीरपुर और जालौन में रैली करके केंद्र और राज्य सरकार पर कई आरोप लगाए। उन्होंने बीजेपी पर आरक्षण खत्म करने की साजिश का भी आरोप लगाया। जालौन में बीएसपी प्रमुख मायावती के निशाने पर केंद्र की बीजेपी सरकार रही। उन्होंने केंद्र की नीतियों को दलित विरोधी बताते हुए बीजेपी पर आरक्षण खत्म करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। नोटबंदी के फैसले पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले से लाखों लोग बेरोजगार हुए हैं। 3 महीने पहले देश में काला धन व भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की आड़ में व इसे देश हिस्से भी जोड़कर फिर बिना पूरी तैयारी के ही पूरे देश भर में अचानक 500 व 1000 रुपए के नोटों पर पाबंदी लगाने का यह एक ऐसा अति जन पीड़ादायी फैसला ले लिया, जिसकी मार से देश की आम जनता अभी तक भी पूरे तौर से उभर नहीं पा रही है। वहीं मायावती ने राज्य की अखिलेश सरकार पर भी तंज किया। सपा सरकार के बबुआ की गुंडा व जंगल राज आदि से दुखी होकर अब इन दोनों चाचा भतीजे की सरकारों को कतई भी यहाँ माफ करने वाली नहीं है। मायावती ने साथ ही कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वो अपनी गलत नीतियों से केंद्र के साथ ही कई राज्यों से सत्ता खो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मणिपुर में 3 महीने से जारी आर्थिक अवरोध के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। रविवार को इम्फाल में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी का विजन डॉक्यूमेंट जारी करने के दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में सत्ताधारी कांग्रेस ने एक साजिश के तहत आर्थिक अवरोध को लेकर राजनीति की है। उन्होंने कहा कि राज्य से आर्थिक अवरोध खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से यूनाइटेड नगा काउंसिल के साथ एक त्रिपक्षीय बैठक आयोजित करने के लिए कहा था, लेकिन इस मसले पर राज्य सरकार की स्थिति बेहद निराशाजनक रही। गृहमंत्री ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था को उन्नत बनाने और आर्थिक अवरोध को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकार की हर संभव मदद की है। बावजूद इसके राज्य में आर्थिक अवरोध जारी रहना किसी भी सूरत में मंजूर करने लायक नहीं है। महाराष्ट्र में मुंबई समेत 10 शहरों में नगर निकाय चुनाव के लिए कल वोट डाले जाएंगे। मतदान की तैयारियां पूरी हो गई हैं और सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। मुंबई समेत 10 नगर निगमों में 1,94,00,000 से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। कल ही 11 जिला परिषदों के लिए दूसरे चरण का मतदान भी होगा। पहले चरण में 16 फरवरी को 15 जिला परिषदों में वोट डाले गए थे। इससे पहले कल शाम बीएमसी चुनाव के लिए 2 हफ्ते से जारी चुनाव प्रचार थम गया। प्रचार के आखिरी दिन सभी पार्टियों के दिग्गजों ने प्रचार किया और उम्मीदवारों ने भी रैलियां निकाली। अब उम्मीदवार घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। शिवसेना 2 दशक से भी ज्यादा समय से बीएमसी की सत्ता में है और बीजेपी और शिवसेना इस बार अलग अलग नगर निकाय चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में उसकी नजर बीएमसी में सत्ता हासिल करने पर टिकी है। वहीं ओडिशा में पंचायत चुनाव के चौथे चरण में कल 76% वोट डाले गए। राज्य चुनाव आयोग के मुताबिक नक्सल पीड़ित मलकानगिरी समेत सभी जिलों में छिटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान शांतिपूर्ण रहा। इस दौर में राज्य के 28 जिलों के 61 ब्लॉकों के लिए मतदान कराया गया। चौथे चरण में 50 लाख मतदाताओं ने 162 जिला परिषद सदस्यों, 1,324 सरपंचों और 18,876 वार्ड सदस्यों को चुनने के लिए वोट डाले हैं। झारसुगुड़ा और बौद्ध जिलों में मतदान नहीं हुआ। 5वें और अंतिम चरण के लिए 21 फरवरी को मतदान होगा। महिलाओं के खिलाफ होने वाले भेदभाव, अत्याचार से निपटने के लिए दक्षिण एशियाई देश एकजुट होकर कोशिश करेंगे। 7 देशों के सम्मेलन के समापन के बाद जारी हुए इंदौर घोषणा पत्र में
संसदीय अध्यक्षों ने प्राकृतिक आपदा और जलवायु परिवर्तन पर चिंता जताई। इन देशों ने सतत विकास समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। दक्षिण एशियाई देशों के संसदीय अध्यक्षों के सम्मेलन का रविवार को समापन हो गया। 2 दिन के सम्मेलन में दक्षिण एशिया के विकास को तेज करने, व्यापार बढ़ाने, सतत विकास समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। सम्मेलन में भारत, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, नेपाल और मालदीव की संसद के स्पीकर शामिल हुए। इसमें बांग्लादेश समिट में पारित हुए प्रस्तावों के क्रियान्वयन पर भी चर्चा हुई। We are looking at what we as a region can do to improve the lives of the people that we represent. But we also have a global aspiration, and that is to see South Asia take its rightful place amongst the nations of the world. रविवार को जारी हुए इंदौर घोषणा पत्र में महिलाओं के खिलाफ होने वाले भेदभाव, देह व्यापार और यौन शोषण के खिलाफ कदम उठाने पर जोर दिया गया। इन देशों ने तय किया कि कानून बनाकर महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों पर रोक लगाई जाएगी और उन्हें सशक्त बनाया जाएगा। ये पहला मौका है जब इस तरह का आयोजन इंदौर में हुआ है। How parliaments of the region can cooperate and share resources in order to address the challenges. I am sure this summit has been a platform to reinforce our bonding towards making this region more towards our collective goals. सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। अगला शिखर सम्मेलन श्रीलंका में होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। 2 देशों की 5 दिवसीय यात्रा के पहले चरण में उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी रविवार को रवांडा की राजधानी किगाली पहुंचे। यात्रा के दौरान विशेष विमान में उपराष्ट्रपति मीडिया दल से मुखातिब भी हुए। उपराष्ट्रपति आज रवांडा के राष्ट्रपति समेत कई दूसरे नेताओं से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई द्विपक्षीय मसलों पर बातचीत होगी। रवांडा की राजधानी किगाली पहुंचने पर उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी का भव्य स्वागत किया गया। यात्रा के पहले चरण के तहत उपराष्ट्रपति यहां 2 दिन तक रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कागामे और सीनेट के अध्यक्ष बर्नार्ड मकूजा से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के बीच कई अहम मसलों पर चर्चा भी होगी। उपराष्ट्रपति ने उम्मीद जताई है कि उनकी यात्रा से दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत होंगे और ठोस परिणाम निकलेंगे। We hope that in this visit something substantive will come out. We have assisted them in a number of development projects, including one hydroelectric dam and also the electrification of 35 schools in rural areas. यात्रा के दौरान विशेष विमान में उपराष्ट्रपति ने बताया कि अफ्रीकी देशों की यात्राएं सरकार की उस विदेश नीति का हिस्सा हैं जिसके तहत भारत अफ्रीकी देशों से द्विपक्षीय संबंध मजबूत बनाना चाहता है। 2015 के भारत अफ्रीका सम्मेलन के बाद राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 3 और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 अफ्रीकी देशों की यात्राएं की हैं, जबकि उपराष्ट्रपति 5 देशों की यात्राएं कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि भारत इन देशों के साथ आपसी सहयोग बढ़ाना चाहता है और ये अफ्रीकी देशों पर निर्भर है कि वो भारत से किस क्षेत्र में सहयोग चाहते हैं। They are making remarkable progress, and I'm using the word remarkable, which has been used by the International Monetary Fund. Their rate of growth is about 8%. Their economic policies are to welcome businesses. Procedures are very simple. And this is one of the places where we hope Indian business people would look at. उपराष्ट्रपति के साथ कारोबारियों का एक दल भी यात्रा पर है। भारत जल्द ही रवांडा में रेजिडेंट मिशन भी खोलेगा। भारत में अफ्रीकी नागरिकों की सुरक्षा के मामले पर उपराष्ट्रपति ने साफ किया कि किसी भी तरह की राष्ट्र विरोधी और असामाजिक गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अपनी यात्रा के दूसरे चरण में उपराष्ट्रपति 21 फरवरी को युगांडा पहुंचेंगे और कई द्विपक्षीय बैठकों में हिस्सा लेंगे। अरविंद कुमार सिंह के साथ स्मिता नायर, राज्यसभा टीवी। चीन की चेतावनी के बावजूद अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर में गश्त शुरू कर दी है। अमेरिकी नौसेना के करियर स्ट्राइक ग्रुप ने 18 फरवरी से दक्षिणी चीन सागर में नियमित अभियान चलाया हुआ है। करियर स्ट्राइक ग्रुप यानी CSG-1 अमेरिकी नौसेना के अभियान से जुड़ी इकाई है। CSG-1 के कमांडर रियर एडमिरल जेम्स किल्बी ने कहा है कि अमेरिका इंडो एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपने नजदीकी साझेदारों के साथ मजबूत रिश्तों को बरकरार रखना चाहता है, साथ ही अपनी क्षमता के प्रदर्शन को लेकर उत्सुक है।
बुधवार को चीन के विदेश मंत्रालय ने चेतावनी दी थी कि अमेरिका उसकी संप्रभुता को चुनौती ना दे। दक्षिणी चीन सागर के मसले पर चीन ने अपने पड़ोसी देशों के साथ बहुत पुराना विवाद चला आ रहा है। चीन पूरे दक्षिण चीन सागर पर अपना दावा करता है, लेकिन फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई और वियतनाम उसके दावे का विरोध करते रहे हैं। अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे लोगों को पकड़ने और उनके देश वापस भेजने के लिए होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने नया मसौदा तैयार किया है। विभाग के सचिव जॉन कैली ने नए दिशा निर्देशों से जुड़े दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। नए मसौदे में ट्रंप सरकार की घोषणा के मुताबिक घुसपैठियों की धरपकड़ के लिए अमेरिकी प्रशासन हजारों की तादाद में प्रवर्तन एजेंटों की नियुक्ति करेगा। साथ ही पकड़े गए लोगों को स्वदेश भेजने की कार्रवाई को भी तेजी से निपटाया जाएगा। हाल ही में अमेरिका में बड़े पैमाने पर छापेमारी करके वैध कागजात के बिना रह रहे सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। महिला क्रिकेट विश्व कप क्वालिफायर में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। कोलंबो में हुए मुकाबले में बाएं हाथ के स्पिनर एकता बिष्ट ने करियर की सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी करते हुए 8 रन देकर 5 विकेट लिए। वो एक दिवसीय क्रिकेट में 50 या इससे ज्यादा विकेट लेने वाली 9वीं भारतीय गेंदबाज बन गई हैं। इंग्लैंड में इस वर्ष जून और जुलाई में होने वाली महिला विश्व कप के लिए भारतीय टीम पहले ही क्वालिफाई कर चुकी है। पाकिस्तान के ऑलराउंडर खिलाड़ी शाहिद अफरीदी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। 36 साल के अफरीदी 2010 में ही टेस्ट क्रिकेट छोड़ चुके हैं। उन्होंने 2015 के विश्व कप के बाद एक दिवसीय मैचों से भी संन्यास ले लिया था। पिछले साल उन्होंने T20 वर्ल्ड कप चैंपियनशिप उन्होंने टीम की कप्तानी भी की। 1996 में अपने दूसरे ही मैच में उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ खेलते हुए महज 37 बॉल पर शतक जमाया था। इस रिकॉर्ड को 17 साल में कोई नहीं तोड़ पाया। अफरीदी ने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 27 टेस्ट और 398 वनडे मैच खेले हैं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अल्तमस कबीर अब हमारे बीच नहीं रहे। लंबी बीमारी के बाद रविवार को कोलकाता में उनका निधन हो गया। 68 साल के न्यायमूर्ति कबीर 29 दिसंबर 2012 को प्रधान न्यायाधीश नियुक्त किए गए और 19 जुलाई 2013 को सेवानिवृत्त हुए। वो 292 दिनों तक इस पद पर रहे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी समेत कई हस्तियों ने उनके निधन पर दुख जताया है। राष्ट्रपति ने अपने शोक संदेश में कहा कि अल्तमस कबीर न्यायिक सुधारों के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। और अब आखिर में हेडलाइंस। नागालैंड के नए मुख्यमंत्री का चुनाव आज। राज्यपाल ने मंजूर किया टीआरजी लियांग का इस्तीफा। सांसद नेफ्यू रियो रेस में आगे। विश्वास मत के दौरान सदन के घटनाक्रम पर तमिलनाडु के राज्यपाल ने मांगी रिपोर्ट। मरीन तट पर बिना इजाजत प्रदर्शन पर स्टालिन पर एफआईआर। डीएमके का 22 फरवरी को जिला कार्यालयों में भूख हड़ताल का ऐलान। उत्तर प्रदेश के तीसरे दौर में 61% से ज्यादा मतदान। फतेहपुर रैली में प्रधानमंत्री के बयान की कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत कई दलों ने की आलोचना। चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग। बीएमसी समेत महाराष्ट्र के 10 स्थानीय निकायों के लिए चुनाव की तैयारियां पूरी। कल डाले जाएंगे वोट। 25 साल बाद शिवसेना और बीजेपी आमने सामने। अफ्रीकी देशों के साथ संबंध मजबूत करने पर भारत का जोर। रवांडा के राष्ट्रपति और सेनेट के अध्यक्ष से उपराष्ट्रपति की आज मुलाकात। राजधानी किगाली में उच्चायुक्त कार्यालय खोलने का ऐलान। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए कलम गवाह है। नमस्कार।